हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 12th के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 11th में भी, जहाँ पे आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोल से ही रिलेटेड आपका ये टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे में अगर यदि हम बात करें तो इसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या चीजें रीड करनी, क्या कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये है कि मान लो सपोज करो, हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने पानी डाल लिया। इसमें पानी है, मान लो ये 20 ml है, 50 ml है, 100 ml है, कोई भी है जो इस कंटेनर में भरा हुआ है वाटर। अभी इसमें कुछ भी नहीं मिला है, ये एकदम प्योर है, एकदम प्योर वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर, ठीक है। इसमें कोई और दूसरी चीज नहीं मिली है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये देखा कि भाई ये यहां पे रखा हुआ है, हम इसमें बाहर से एक और कंटेनर लेके आते हैं और उस कंटेनर में हमने यहां पे लिया हुआ है, चाहे हम सॉलिड ले ले चाहे हम लिक्विड ले ले। मान लो सपोज करो हमने अल्कोहल ले लिया, या हम इसे, चलो इस अल्कोहल को छोड़ो, अब इसे इतनी गंदी बातें नहीं करनी है, हम नॉर्मल बात करते हैं। मान लो सपोज करो इसमें हमने क्या ले लिया, नींबू ले लिया, ठीक है। नींबू लिया, नींबू को निचोड़ लिए और नींबू का रस ले लिया इसमें, ठीक है। अब उसको लेके आए और हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया। नींबू लिया और उसको हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया। जैसे डिसॉल्व किया तो मेरे पास में अब ये प्योर नहीं बचे है, अब ये वाटर है, वो क्या बन गए, एक सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं। कैसे बन के आया, क्योंकि पहले ये वाटर था, इसमें कुछ भी नहीं मिला था। अब मैंने जैसे इसमें नींबू ऐड कर दिया तो मेरे पास में यहां पर अब दो चीजों का आपस में मिक्सचर हो गया है। अब इसमें दो चीजें हो गई, कौन कौन, इसमें वाटर भी है प्लस इसमें नींबू भी है, इसमें नींबू भी है और वाटर भी है, दोनों चीजें, ठीक है। अब मेरे पास ये दो चीजों से मिलके बने हैं। क्या इसमें वाटर की क्वांटिटी और नींबू की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल है। पानी ज्यादा क्वांटिटी में था और नींबू कुछ क्वांटिटी में है, मतलब वाटर की क्वांटिटी मेरी ज्यादा है और नींबू की क्वांटिटी मेरी कम है। यह बात मुझे पता चल गई। मतलब मेरा जो सॉल्यूशन बना है, यहां से एक सॉल्यूशन बना और वो सॉल्यूशन किसका बना है, वाटर का प्लस नींबू पानी का, नींबू का, तो ये नींबू पानी बोल दिया हमने। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट्स से मिलके बना है, यहां पे मेरे पास में ये दो कंपोनेंट से मिलके बना, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम इसमें एक और कंटेनर लेके आए जिसमें हमने चीनी डाली हुई थी, उस चीनी को इसमें ऐड कर दिया। जैसे हमने चीनी को ऐड किया, उसको डिसॉल्व किया, मेरे पास में यहां पे एक और सॉल्यूशन बन गया, किसका, जिसमें तीन चीजें मिली हुई हैं। कौन कौन है, इसमें वाटर है, इसमें नींबू है, प्लस इसमें कौन है, शुगर है। ये तीन चीजें हो गई, बात क्लियर हो गई। अब यहां पे तीन चीजें हैं जो ये सॉल्यूशन बना रही है। अब इसमें भी मेरे पास वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, नींबू की क्वांटिटी अलग है, शुगर की क्वांटिटी अलग है। मतलब कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन किस चीज को इंडिकेट कर रही है, कंसंट्रेशन इसी चीज को इंडिकेट कर रही है कि भाई ये इसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। बात क्लियर है। अब यहां पे मेरे पास में तीन कंपोनेंट्स मिलके एक सॉल्यूशन बनाने लग रहे हैं। तीन कंपोनेंट्स मिले और वो तीन कंपोनेंट मिलके मेरे पास एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर है, ये भी तो एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। अब मैंने इसमें से, अब बाहर एक और रखा हुआ था, डब्बा रखा हुआ है, उसमें मेरे पास में NaCl है, उसको लाए, इसमें डिसॉल्व कर दिया। क्या इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, नहीं, सारी चीजें आपस में डिसॉल्व हो रही है, मिक्स हो रही है। तो जैसे मैंने इसमें डाला, इसमें डालते ही मेरे पास में एक सॉल्यूशन बन गया। किसका बना, जिसमें मेरे पास में वाटर, नींबू, शुगर, सॉल्ट, चार चीजें प्रेजेंट हो गई। अब यहां पे मेरे पास में चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए, एक सॉल्यूशन बन के आ रहा है। और उस सॉल्यूशन में जब मेरे पास दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, दो कंपोनेंट्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान से समझना है। सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं हम, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन।
किसको बोला? जब दो कंपोनेंट्स उसमें ऐड थे। जब हमने तीन कंपोनेंट इसमें ऐड किए तो हम इनको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी बोल देते, टर्शियरी सॉल्यूशन बोल देते, एक ही बात है, ठीक है। जब हमारे पास चार कंपोनेंट मिले तो हम इनको बोलते क्वार्टनरी एंड सो ऑन। मतलब इस टाइप से हमारे पास में सॉल्यूशन बनते चले जाते हैं, जितने ज्यादा कंपोनेंट हो उसी तरीके से हम इनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? अब हमें, क्योंकि हमें पढ़ना है सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे कि भाई मेरे पास एक कंपोनेंट है और उसमें मेरे पास एक ये कंपाउंड डिजोल है, एक ये कंपाउंड डिजोल है। मतलब दो ही कंपोनेंट से हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को। बात क्लियर हो गई? तो डिफरेंस पता चल गया, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है मेरे पास कोई भी दो ऐसे कंपोनेंट जिनको हम आपस में डिसॉल्व करें, मिक्स करें और वो एक सॉल्यूशन बना दे, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब मैंने यहां पे देखा सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी कैसा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन देखा, बात ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन देखा। अब बाइनरी सॉल्यूशन बना किस किस से था? वो बना था वाटर से और वो बना था नींबू से। वो दोनों चीजों से मिलकर बना था। अब उसमें हमने एक चीज देखी, और वो क्या देखी कि मेरे पास यहां पे जो वाटर प्रेजेंट था वो कितना था, कितनी क्वांटिटी में था। पानी था वो ज्यादा था या कम था एज कंपेयर टू नींबू? तो हमने कहा ये तो ज्यादा क्वांटिटी में था पानी, बिल्कुल ज्यादा था भाई, ज्यादा था। जब हमने नींबू को देखा वो थोड़ी क्वांटिटी में था, लेस अमाउंट थी उसकी। बात क्लियर है? अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना है बाइनरी सॉल्यूशन, वो वाटर से मिलके बना है, नींबू से मिलके बना है। जिसमें वाटर है वो हायर क्वांटिटी में है और जो नींबू है वो थोड़ी क्वांटिटी में है। अगर जो मेरे पास में ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, हम उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट। कब? जब वो हायर क्वांटिटी में होगा। जो लोअर क्वांटिटी में होता है, जिसकी क्वांटिटी थोड़ी है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। अगर ऐसे याद ना रहे तो हम इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। 3 और 3 6 वर्ड, 3 और 4 7, इसमें 7 है और इसमें 6 है। तो देखो ये तो पहले बेचारा छोटा है, ये तो पहले ही छोटा है, ये बड़ा है। मतलब हायर क्वांटिटी जिसमें वो सॉल्वेंट और लोअर क्वांटिटी जिसमें वो सॉल्यूट। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया मेरे पास एक सॉल्यूशन बना है। वो सॉल्यूशन किस किस से बना है? सॉल्यूशन वो दो चीजों से मिलके बना है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब मेरे पास वो दो चीजों से मिलके बना है। पहला, एक तो वो सॉल्यूट से मिलके बना है और दूसरा वो सॉल्वेंट से मिलके बना है। अगर आपको ये टर्म समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई है, तो हम बहुत आराम से जो आज जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है? सॉल्यूशन बना सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से बन गया। दोनों चीजों को आपस में मिक्स किया है तो मेरे पास सॉल्यूशन बन गया है। और सॉल्यूट है वो थोड़ी क्वांटिटी में, सॉल्वेंट वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। क्लियर? चलो अब हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स जब भी मैं निकालूंगा तो मोल निकालने का मतलब क्या है कि मेरे को मोल्स कैलकुलेट करने हैं। वो किसके कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो तो अब एक बात ध्यान देनी है। मान लो सपोज करो हमारे पास में ये बोल दिया वेट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो हमने कहा यहां पे पहले हमारे पास में वाटर था, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, खाली पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर प्रेजेंट है। इसका मैंने वेट किया, वाटर का वेट किया, मेरे पास में x ग्राम कर दिया, हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, बाहर से मैंने नींबू लिया और वो ऐड कर दिया, नींबू का जो रस है वो इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसका वेट करता हूं, सॉल्यूशन बना, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का वेट करते हैं, वो बना x तो वाटर का था ही, प्लस उसमें y क्वांटिटी और ऐड हो गई। मतलब मेरे पास में
वाटर का जो वाटर का वेट था प्लस जो मेरे पास नींबू के पानी का या नींबू के रस का जो वेट था, उन दोनों का समेशन हो गया, तो मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन बना। तो अगर मेरे को ये बोला जाता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिनका हमें बार बार यूज करने को मिलेगा, बार बार यूज करने को मिलेगा, तो हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूशन बना है, वो किस किस से मिलके बना है, वो बना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो उसमें प्रेजेंट था, सॉल्वेंट वाटर होता है क्योंकि वाटर वो हायर क्वांटिटी में, और वेट ऑफ सॉल्यूट, ये दो टर्म्स है। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, जो थोड़ी क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है उसमें कितना वेट प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी उसकी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है, जिसको हम कह रहे हैं कि जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसकी कितनी क्वांटिटी है, ये दोनों। तो सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, वो इन दोनों का समेशन ही तो होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का समेशन होगा। बात क्लियर हुई भाई, इन दोनों का समेशन ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, वो इन दोनों से तो बनेगा। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं, मान लो सपोज करो मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है वी वॉल्यूम है। किसका है ये, वाटर का है, खाली पानी है, प्योर वाटर है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, अभी तक ये है प्योर है। क्लियर। अब हम इसमें नींबू का पानी और लेके आते हैं, नींबू रस लेके आते हैं और वो इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ऐड किया तो यहां पे इसमें ये और सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन बना है वो किस किस से मिलके बने, वाटर से मिलके बने प्लस नींबू से मिलके बने। इन दोनों के वॉल्यूम को जैसे हम ऐड करेंगे तो मेरे पास किसका वॉल्यूम आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो मेरे पास अगर दूसरी टर्म देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस किस से मिलके बनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलके बनी है। क्लियर है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान से समझना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वेट, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, इनको ध्यान से समझना है। समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या है, क्या क्या एक्सप्लेन करती है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, अगर मान लो सपोज करो आपको परसेंटेज निकालनी आती है, बहुत अच्छे से आप सीख चुके हो क्योंकि हम बार बार में 2 वीडियोस में अच्छे से परसेंटेज के बारे में डिस्कस किए। तो परसेंटेज अगर यदि हम निकाल रहे हैं तो हम ये बात ऑब्वियस सी मान के चलेंगे कि मेरे पास में अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है, परसेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ किसी भी चीज का, तो हम हमेशा कैसे निकालते हैं, लोअर वैल्यू जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं हायर वैल्यू से। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को हम हायर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, इनटू में 100 करते हैं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाती है। मतलब अगर लोअर वैल्यू का मतलब है, जैसे मान लो सपोज करो 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें से हमने 90 मार्क्स लिए, कितनी परसेंटेज अचीव हुई, तो 90 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे ही तो करते हैं। तो सेम चीज हम यहां पे करते हैं। अगर मैं पूछूं यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, मेरे पास ये 3 टर्म्स है, ये 3 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, वेट ऑफ सोल्यूट की होगी। क्या जो थोड़ी क्वांटिटी में उसका वेट ज्यादा होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वेट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, हो सकता है अगर इसमें सोल्यूट नहीं मिले, अगर यदि ये सोल्यूट नहीं मिला होता तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती, या ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं मैक्सिमम होता, लेकिन अब इसमें ये मिला दिए। जब ये दोनों चीजें मिला दी तो मिलाने के बाद ये बात तो हमें पता चल गया कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो हायर होगा, ये वैल्यू हायर होगी, और ये वैल्यू दोनों की दोनों लोअर होंगी, ये भी लोअर, ये भी लोअर, लेकिन ये इसकी कंपैरिजन ये ज्यादा है। तो मुझे सबसे पहली चीज, अगर मेरे को एक वर्ड बोल दिया जाए फ्रैक्शन, ध्यान देने, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर मेरे पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको अगर यदि हम टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, टोटल वैल्यू से, तो मेरे पास में निकल के आता है वो फ्रैक्शन निकल के आता है, फ्रैक्शन। क्लियर है।
तो फ्रैक्शन वर्ड जहां भी लगेगा, फ्रैक्शन, चाहे वो वेट फ्रैक्शन हो, मास बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसके बारे में भी बोले हैं, डिवाइड कर दो उसके टोटल वेट से, टोटल चीज से, चाहे वो कुछ भी हो। क्लियर? तो मेरे पास में यहां से फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती है। जैसे हम सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जिक्र करें, मेरी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है फर्स्ट, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज फ्रैक्शन, या वेट बाय वेट फ्रैक्शन ले लो, फिर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। वेट बाय वेट इसको हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं, वेट अपॉन वेट ऐसा भी लिखा जा सकता है आपको, वेट बाय वेट फ्रैक्शन या परसेंटेज, दोनों चीजें एक ही है। अब वेट बाय वेट फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है? अब वेट किसका, हमारे पास में दो टर्म्स दे रखी है, वेट अपॉन वेट, मुझे इनका फ्रैक्शन निकालो। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल अपॉन, टोटल अपॉन जो सॉरी कोई भी वैल्यू अपॉन टोटल। बात क्लियर है? मेरे पास यहां पे दे रखा है वेट अपॉन वेट, तो वेट किसका भाई? कुछ भी हो सकता है। मेरे पास सॉल्यूशन बना है, वो किससे बना है? वेट ऑफ सॉल्यूट से बना है। अगर यदि मैं सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं इसके वेट को सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, फ्रैक्शन, वेट ऑफ सॉल्यूट का फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं, इसको मैं डिवाइड कर दूं वेट ऑफ सॉल्यूशन से, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी? वेट ऑफ सोल्यूट अगर मेरे को निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट फ्रैक्शन दे रखा है, और वो किसका दे रखा है? सोल्यूट का दे रखा है, वेट बाय वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट का वेट उसको डिवाइड कर दो वेट ऑफ सॉल्यूशन से, तो मेरे पास में वेट बाय वेट फ्रैक्शन आ जाएगा सोल्यूट का। अगर मुझसे बोल दिया वेट बाय वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? दोनों में ध्यान से देखने वाली बात है, सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड किए, वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? अगर मेरे को इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा? मैं इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 100, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर हो गया? बात क्लियर है? हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करें या किस तरीके से हम माने। हमारे पास यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास कोई भी दो कंपोनेंट है ए और बी, मेरा कोई भी एक सॉल्यूशन बना, वो इन दो कंपोनेंट से मिलके बना, ए को और बी में जब आपस में डिसोल्व कर दिया तो मेरे पास में सॉल्यूशन बना। ठीक है, जहां पे ए है वो 10 ग्राम प्रेजेंट है, बी है वो 20 ग्राम प्रेजेंट है, ए का 10 ग्राम, बी का 20 ग्राम, दोनों को आपस में डिसोल्व किए, और डिसोल्व करने के बाद मेरे को ये बताना है, आइडेंटिफाई करने वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए के परसेंटेज, बी की परसेंटेज कितनी होगी। अब आप तो ये भी दिमाग लगाओ सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा। अरे सॉल्यूशन का तो 100 ही होगा, परसेंटेज टोटल तो 100 ही होने। सबसे पहला काम हमें ये करना है, जब भी मुझे वेट बाय वेट परसेंट दिए या मेरे को क्वांटिटी दे रखी है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है दोनों में से सॉल्यूट कौन है। कौन है सॉल्यूट? जिसकी क्वांटिटी कम है, भाई ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? तो मेरे पास कह देंगे बी की क्वांटिटी ज्यादा है। ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये सॉल्वेंट है। दूसरा हमने देखा ये मेरे पास में 10 ग्राम है, इसकी क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब क्या है? ये सॉल्यूट है। सोल्यूट पता चला, सॉल्वेंट पता चला, इसका मतलब मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, और सोल्यूट है 10, सॉल्वेंट है 20, दैट इज 30 ग्राम प्रेजेंट है मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है।
क्लियर। तो मेरे पास टोटल वेट सॉल्यूशन का वो 30 ग्राम प्रेजेंट है, 30 ग्राम। तो अब हम यहां से निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ए के लिए। तो ए के लिए मतलब क्या है, ए की क्वांटिटी को अगर यदि हम वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं तो हम बहुत आराम से कह देंगे वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितने। तो वेट बाय वेट ए परसेंटेज है वो मेरे पास हो गया 10 ग्राम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, कट गया 100, दैट इज 33.33 समथिंग वैल्यू आएगी, इतनी तो क्वांटिटी आएगी 33 पॉइंट समथिंग। भाई यहां से 100 डिवाइडेड बाय 3 तो 33 समथिंग आएगी, इतना परसेंट आ गया। कौन प्रेजेंट है, ए की जो क्वांटिटी है मेरे पास प्रेजेंट है वो ए इतना परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो बी परसेंटेज निकालते हैं, बी परसेंट निकालें तो बी परसेंटेज क्या होगा, दैट इज 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही तो डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाय यहां से 67 पॉइंट समथिंग, कुछ भी ले लो 66 या जो भी है, या 66 पॉइंट समथिंग, 67 66 समथिंग कुछ भी आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई। हम इसको यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन बना है वो ए और बी से मिलके बना है। तो जब परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी दोनों का समेशन 100 ही तो होते हैं, अरे 100 ही तो होगा। तो मेरे पास में ए का परसेंटेज आया था 33.33 प्लस बी का परसेंटेज निकालना है, 100 से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 66.66 समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ध्यान देना है ए का परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू इतना, बी का परसेंटेज इतना। क्वेश्चन इसी को बिल्कुल अपोजिट करके भी बोला जा सकता है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो डायरेक्टली इस तरीके से नहीं मिलेंगे, आपको इस तरीके से गिवन होगा। किस तरीके से, ध्यान देना है, ध्यान से समझना। अब आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में H2SO4 का एक सॉल्यूशन है एक्वस। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर मेरे को कोई भी एक सॉल्यूशन बोल दिया और उस सॉल्यूशन में वर्ड दे दिया है सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किसका बना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वहां पे आपका वाटर प्रेजेंट है। कई बार आप सोचोगे भाई आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोल दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, आप ढूंढोगे कि भाई इसमें सोल्यूट कौन से, सोलवेंट कौन से, कंफ्यूज नहीं होने। एक्वस वर्ड लिखा है, इसका मतलब है वहां पे वाटर प्रेजेंट है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, H2SO4। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली और दिमाग में बिठा लेना। एक्वस वर्ड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, आपका जो सॉल्यूशन बना है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो एक्वस है और एक ए है। इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास में वाटर मिला प्लस ए, दोनों को आपस में मिक्स किया तो मेरे पास में एक सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस वर्ड में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर और H2SO4, ठीक है। ठीक है, अब मेरा एक सॉल्यूशन बना वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, जिसमें 32% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बोल दिया। आपको क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन ये दिया है 32% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट, ऐसा बोल दिया। या ये बोल दिया जाए 32% ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा बोल दिया जाए। कोई किसी भी टर्म में, मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकता है, ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान देनी है, 32% किसका है, H2SO4 का, किसमें, पानी में मिला हुआ है। तो मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलके बना है, H2O से, H2SO4 से मिलके बने, जिसमें H2SO4 है वो 32% है, सॉल्यूशन है वो 32% है। मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। H2SO4 का कितने, मुझे वेट कैलकुलेट करने, वाटर का कितना है, कितने, 32% तो मेरा H2SO4 है, बिल्कुल प्रेजेंट है। H2O कितना परसेंट है, तो इसको दोनों का समेशन मेरा 100 के बराबर आएगा,
भाई 100 के बराबर ही तो आएगा। तो अब मेरे पास यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वाटर आ गया 68%, इतने परसेंट मेरा पानी है। क्लियर? ठीक है। अब मेरे को यहां पे ये बोले हैं वेट फाइंड करने, वेट ऑफ H2SO4 कितना मुझे फाइंड करना है, वेट ऑफ H2O वो कितना, ये चीज कैलकुलेट करनी है। करने चलते हैं, चलो। H2SO4 का वेट कितना है, तो हम कैसे निकालते हैं भाई, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसा ही तो करेंगे, ऐसा ही तो करते हैं। अब क्या मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है? नहीं पता है। मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे केसेस में जब भी मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता और परसेंटेज दे रखा है कि भाई दो चीजों से मिलके बना है, जहां पे मेरे पास में H2SO4 है वो 32% प्रेजेंट है, 32%। जैसे मान लो सपोज करो आपके सब्जेक्ट में आपसे पूछ ले कोई भी कि आपके फिजिक्स में 90% मार्क्स आए, आपसे बोल दिया कि आपके पेपर में फिजिक्स में 90% मार्क्स आए, तो बताओ कितने नंबर प्रेजेंट हैं आपके, तो आप आराम से कह दोगे कि मेरे तो जो नंबर हैं वो कितने हैं, कितने हैं, 100 में से 90 है, बोल दोगे। सिमिलर तरीके से आप यहां पे जब आपको वेट नहीं पता है तो आप यहां पे मान लो कि मेरे पास में जो टोटल वेट है सॉल्यूशन का वो 100 है। अब क्यों मानेंगे 100, क्यों माने भाई, हम तो यहां पे दो चीजें ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है प्लस वाटर है। तो मेरे को क्योंकि यहां से परसेंटेज का ऊपर 100 आता है, नीचे भी 100 आता है, दोनों टर्म्स आपस में इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जब कैंसिल होंगी तो मेरे पास खाली वेट ऑफ H2SO4 ही बचेगा। तो हम उसको मान लेते हैं ना कि हमारे पास ये 100 ग्राम सॉल्यूशन था। अगर मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो उसमें 32 ग्राम तो H2SO4 प्रेजेंट था, उसमें 32 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट था, और उसमें जो बाकी बचा हुआ है 68 ग्राम वो कौन है, ऑब्वियस सी बात है वो H2O ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वेट बाय वेट परसेंटेज, तो हमें वेट ऑफ H2SO4 दैट इज 32 ग्राम और H2O का वेट दैट इज 68 ग्राम प्रेजेंट है। बात क्लियर है? इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मेरे पास यहां पे कितना वेट, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करेंगे, हम मोल्स निकालना चाहते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, अब कैलकुलेट करवा ले, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालो आप। तो हम क्या करें, अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, मोल्स को निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। जब मेरे को क्वांटिटी दे रखी, वेट दे रखा है दैट इज 32 ग्राम, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। मास किसका, मास H2SO4 का कितना है, दैट इज 32 ग्राम। मोलर मास H2SO4 का H2SO4 दैट इज 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन दैट इज 98 से डिवाइड कर दो। तो यहां से मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, किसके, H2SO4 के। मोल्स निकल वाले H2O के, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस तरीके से यहां पे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं या हमें वेट गिवन होगा। क्लियर? जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि भाई मेरे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल या इथेनॉल, मान लो इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन है इथेनॉल का, जिसमें इथेनॉल प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है 25%। तो वाटर कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर प्रेजेंट है तो वो 75% ही होगा, 75% होगा। और 75 होगा तो हम इसे मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसको करके देखना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है? ठीक है। दूसरी टर्म आती है मेरे पास में सेकंड टर्म, ध्यान से समझना, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वो है मेरे पास में, अगर मान लो सपोज करो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल दिया या आपको बोल दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर।
जैसे सामने पहले पढ़ा है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट पे क्या पढ़ा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और दूसरा चाहे सोलवेंट ले लो तो उससे उसको डिवाइड कर दो किससे, सॉल्यूशन से। तो सेम चीज यहां पे करनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगर यदि हम सोल्यूट ले रहे तो सोल्यूट ले लो, डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन का कितना वेट है, दोनों को ध्यान देना, एक बात ध्यान देनी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये भी ग्राम है तो अगर यदि जैसे हम उसमें ले रहे थे, वेट में ले रहे थे, तो हम ग्राम को ग्राम से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि किलोग्राम में यूनिट चली जाए। ऐसा ही सिमिलर केस यहां पे, अगर यदि ये लीटर में है तो इसको लीटर करो, अगर यदि ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। इनटू 100 तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे अब इसके लिए क्वेश्चन करके देख लो, जैसे मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया 70% ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन वाटर। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना है लीटर ऑफ H2SO4, कितने लीटर आएगा, H2SO4 कितना लीटर होगा, तो दैट इज 70 लीटर या ml। अगर 70% है तो 70 ml है, वो इतना है, और 30 ml मेरा पानी है, दोनों मिला के तभी तो 100 बने, तो इसका मतलब मेरा 100% बना है। तो वो किससे मिलके बना है, 70 ml तो मेरे पास H2SO4 है, 30 ml उसमें वाटर है। तो दूसरा टाइप आपका कंसंट्रेशन टर्म ये हो गया। ठीक है। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म बनती है, वो बनती है आपकी बिल्कुल इसी से थोड़ा सा ऊपर, और वो ये, अगर यदि मैं वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, सिमिलर काम करने, ऊपर जो होगा वो छोटी क्वांटिटी होगी, लोअर क्वांटिटी होगी, और नीचे होगी वो हाइयर होगी। तो हाइयर कौन है, वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कौन है, वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बने। तो ऊपर जो होगा वो कौन होगा, सोल्यूट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर यदि मैं वेट ऑफ सोल्यूट निकाल रहा हूं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो आराम से, बस ये फॉर्मूला है। तीसरी टर्म हमारी ये बनती है कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कि हम किस तरीके से यहां पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है किसी भी टर्म में, परसेंटेज दे दी तो हमें ये निकालो, परसेंटेज वेट दे दिया, वेट बाय वेट परसेंट दे दिया तो ये बताओ, तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो इससे आगे जो हमारी फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म बनती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और कौन सी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, क्या हम मोल्स निकालना जानते हैं, क्या मोल्स कैलकुलेट करना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या मोल्स का फॉर्मूला होता है, ज्यादातर जो आपको यूज करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे आपको सबसे ज्यादा यूज करना है, वो कौन सा है, मोल्स इज इक्वल्स टू, आपको मास गिवन होगा, उसको आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, मोलर मास से, तो आपको मोल्स कैलकुलेट करने आ जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। निकल गए, ठीक है। अगर आपको मोल्स आते हैं, मोल्स कैलकुलेट करना आता है, तो हम बहुत आराम से मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन, अरे भाई जब मोल फ्रैक्शन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसका होगा, किसी सॉल्यूशन का होगा, किसी भी सॉल्यूशन का फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूशन के मोल्स का फ्रैक्शन होगा, और वो सॉल्यूशन किससे मिलके बने, सोल्यूट से मिलके बने और सॉल्वेंट से मिलके बने, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाए तभी तो मेरे पास सॉल्यूशन बने। और मोल फ्रैक्शन, मोल्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं, दैट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो मेरे पास में अब फ्रैक्शन लेने किसका, मोल्स का, तो ऑब्वियस सी बात, अब तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या ऊपर वैल्यू, जब फ्रैक्शन लेते तो ऊपर वैल्यू हाइयर या लोअर,
ऊपर लोअर, नीचे हाइयर। कैलकुलेट कर लो। तो मेरे पास में मोल्स का फ्रैक्शन लेना है, तो हम यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट ले लिया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मेरे पास ये बन गया। इसको और थोड़ा सा टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम यहां पे देखो, ध्यान देना है, सोल्यूट के मोल्स को हम N2 भी लिख देते हैं। N2 का मतलब होता है जो थोड़ी क्वांटिटी में, 1 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नंबर N दैट इज कैपिटल इज इक्वल्स टू N2 प्लस N1, ऐसा ले लो। 1 का मतलब है भाई पहले तो बड़े लोग आते हैं भाई। अगर यदि पूरी फैमिली में देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर नाम मेंशन होगा तो किसका होगा, बड़े लोगों का, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटों का आता है। तो उसी तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे हम सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट हायर क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट लोअर क्वांटिटी में होता है, तो N1 प्लस N2। N1 कौन है, सोलवेंट है, N2 कौन है, सोल्यूट है। बात क्लियर है। तो अगर यदि मैं इसी को और थोड़ी सी टर्म में एक्सप्लेन करूं, मोल फ्रैक्शन को हम इंडिकेट करते हैं दैट इज x। x से हम मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट N1 प्लस N2। इसके मोल्स ये हो गए N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो मेरे पास में इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आ गया। किसका आया है, मोल फ्रैक्शन किसका आया, ये ऊपर कौन है, जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर कौन है, 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या है, सोल्यूट है। तो ये मोल फ्रैक्शन आया है सोल्यूट का, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज X2 इज इक्वल्स टू X2। इसका मतलब ये बना है। क्या इसके कोई यूनिट होगी, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, मोल्स से मोल्स कैंसिल, तो दैट इज इक्वल्स टू यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस टर्म होती है। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से बारीकी से समझना है। ये एक यूनिटलेस टर्म है, यूनिटलेस है। तो X2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। चलो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं। करके देखिए क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन क्या है, जैसे हम पीछे अभी पढ़ रहे थे, और वो क्या पढ़ रहे थे, कोई भी एक छोटा सा बिल्कुल आराम से कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका 30% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास प्रेजेंट है। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। करते हैं कैलकुलेट। क्या क्या फर्क पड़ गया इसमें, कुछ नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट और एक्वस सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, वाटर से प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से, इन दोनों से मिलकर बना है मेरा सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 30% है, तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 30 ग्राम मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो बाकी बचा है कितना, क्योंकि सॉल्यूशन बनेगा जब परसेंट दे रखा है, तो इसका मतलब ये टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम था, तो उसमें से 30 ग्राम मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 70 ग्राम कौन बचा, 70 ग्राम दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। बात क्लियर हुई एकदम। तो मेरे पास में H2O दैट इज 70 ग्राम, CaCO3 दैट इज 30 ग्राम आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहां से वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, 70 ग्राम अपॉन वाटर का वेट, मोलर मास कितना होता है, दैट इज 18। कैलकुलेट करेंगे, 18 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 18 से कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारे पास इसको कैंसिल करो। 18 3 जा 3 पॉइंट कितनी वैल्यू आएगी, समथिंग जो भी वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट अगर 52 तो दैट इज 18 0, तो 180 16 60 आएगा, 16 आएगा।
तो ये, तो इसका मतलब मेरे पास में ये आ गया 18, तो 99999 या 18 8 ले लो, 3.8 समथिंग, इतने मोल्स मेरे पास में आ गए किसके, H2O के। H2O के मोल्स इतने। 30 ग्राम्स किसके, 30 ग्राम है CaCO3 का, तो यहां से इसके मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना होगा 30 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, तो यहां से मोल्स हो गए 0.3, इतने मोल्स इसके हैं। मेरा जो टोटल सॉल्यूशन का मोल्स है N ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होगा 3.8 प्लस 0.3 दैट इज 4.1, इतने मोल्स मेरे सॉल्यूशन के हो गए, सॉल्यूशन के मोल्स हो गए, दैट इज 4.1 मोल्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल फ्रैक्शन, सीधा पुट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं, चलो कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, N ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये होगा। यहां से कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, अरे इन दोनों का समेशन कितना आया है, दैट इज 4.1। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास इतनी वैल्यू निकल के आएगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो एक चीज, अगर यदि मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और वो बने सोल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से मिलके बने, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। कैसे, इन दोनों का समेशन 1 के बराबर होगा। कैसे होगा, बिल्कुल 1 के बराबर ही होगा। कैसे भाई, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दैट इज N ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय N ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस N ऑफ H2O, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इसको हम कैसा लिख सकते हैं, N ऑफ H2O डिवाइडेड बाय N ऑफ CaCO3 प्लस N ऑफ H2O, ऐसा लिख दिया। देखो दोनों के दोनों डिवाइडिंग टर्म्स है वो बराबर है, सेम है, तो NaCaCO3 प्लस N ऑफ H2O, ऊपर आ गया N ऑफ CaCO3 प्लस N ऑफ H2O, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं किसी भी तरीके से अगर एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, एक वैल्यू को मैं सॉल्व कर लूं तो दूसरी वैल्यू को मैं एक में से घटा दूंगा, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी H2O की, तो x ऑफ H2O प्लस x ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1, तो x ऑफ H2O कितना आएगा, 1 माइनस 0.3 अपॉन 4.1। यहां से मेरे पास में वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसको हम बहुत आराम से और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई यूनिट नहीं है इसकी, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन को हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, हमें सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना है और उसके बाद में हम टोटल मोल से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म्स देखी, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, और चौथा हमने देखा मोल फ्रैक्शन। 4 कंसंट्रेशन टर्म्स देखी जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, आपको समझ आनी चाहिए और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आगे की जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको यहां तक पढ़ना है, यहां तक समझना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर यदि पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।